अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। कैचअप क्रिकेट के साथ तौसीफ और हमारे साथ एडमंटन कनाडा से मंशा भाई और डॉक्टर हफीज साहब वैंकूवर कनाडा से और मैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड से। तो आज हम बात करेंगे टेस्ट मैच की गोल में जो पाकिस्तान ने श्रीलंका को एक हिस्टोरिकल चेस करके जीता है। 344 रन किए पाकिस्तान ने चौथे इनिंग में। तो क्या कहते हैं, ऑब्वियसली श्रीलंका ने भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया को भी हराया है और उनके विकेट्स पे स्पिनर्स को खेलना आसान नहीं है। और पाकिस्तान ने चौथी इनिंग में इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मिरेकल। पाकिस्तान ने एक दफा 370 भी चेस किया था जब यूनुस खान ने बैटिंग की थी, लेकिन उस टाइम हमारे पास यूनुस खान और हमारे पास मोर स्टेब्लिश बैट्समैन थे। अगर इस टीम को देखा जाए तो इमामुल हक ने कोई गिनती के टेस्ट मैच खेले हुए हैं, अब्दुल्ला शफीक का छठा छठा टेस्ट मैच था, आगा सलमान डेब्यू पे थे। तो ओवरऑल हमारी बड़ी इनएक्सपीरियंस टीम थी, इवन बाबर ने भी इतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली हुई। तो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए अचीवमेंट है। तो अगर हम स्टार्ट करें डॉक्टर साहब एंड मंशा भाई, तो ऑब्वियसली फर्स्ट इनिंग में दोनों टीमों के टेल ने 100 रन ऑलमोस्ट किए ना आखिरी दो विकेटों पे। तो आप इस तरह किस तरह देखते हैं कि अब शायद बॉलर्स हमारे उस तरह नहीं रहे कि जो टेल्स को फिनिश कर सकें, या फिर टेल एंडर्स बेहतर बैट्समैन बन गए? पहली तो बात यह है कि वो जिस तरह चंदीमाल ने स्कोर किया टेल एंडर्स के साथ, तो मेरा ख्याल है शायद इसका एक ही नाम ज़हन में आता है, स्टीव वॉज जब भी खड़े हुए। और एक तो उनकी हिकमत अमली थी कि वो कोई सिंगल लेता था तो सिंगल जरूर लेते थे। जिस तरह आजकल के प्लेयर्स करते हैं कि 5 बॉलें खेल के तो एक उसको दे देनी, या फिर 4 खेल के एक चौका मार के दे देनी। तो वो बिल्कुल एतमाद देते थे दूसरे प्लेयर को, जितनी देर खड़ा रहेगा खड़ा रहेगा। तो शायद ये भी एक उनकी डिफरेंट टेक्निक थी, लेकिन वो स्टिल एंड से क्या वनडे और क्या टेस्ट में बड़ा उनके काफी दफा इनिंग्स। जहां तक चंदीमाल का देखूं या मैं देखूं बाबर का, तो बाबर बिल्कुल ये वक्त कहते हैं कमिंग ऑफ एज एक किस्म की इनिंग थी उनकी, कि मैंने देखा बहुत ही डिफरेंट। और टेल एंडर के साथ बहुत ही अच्छा खेले और बड़ा ही लंबा करके और रनिंग को उन्होंने बनाया। शानदार रनिंग थी। तो बाकी जहां तक आपने बॉल की, मेरा हाल है दोनों टीमों ने शायद टेल एंडर्स को आखिर में बॉल नहीं की, क्योंकि मेरा हाल है मैं अगर थोड़ा पीछे भी चला जाऊं, तो ये चंदीमाल एक वनडे के प्लेयर थे। और वनडे कैप्टन से फिर वो टेस्ट में कन्वर्ट हुए और टेस्ट के प्लेयर बने। और हमारे जिस तरह कप्तानी के मसले हैं शुरू से, तो उधर भी दो मसले हैं, एंजेला मैथ्यूज को बनाए कि चंदीमाल को बनाए, वो नाराज है वो नाराज है, दोनों ग्रुप्स हैं। साकिब उल हसन को बांग्लादेश में बनाए कि मुशफिकुर रहीम को बनाए। राइट। सो इट्स अ लॉन्ग डिबेट, और उधर से गवास्कर और कपिल और मियां दाद और इमरान खान। तो ये समहाउ, और सचिन और अजहर और देर ऑलवेज समथिंग, और रोहित एंड कोहली, देर आर ऑलवेज समथिंग, वन ऑफ द टॉप बैटर्स। एंड देन बट हमारे थर्ड वर्ड में ये है कि वो एक कंपटीशन, एक ग्रुपिंग हो जाती है। एंजेलो मैथ्यूज जख्मी बहुत रहे, बहुत इंजर्ड रहे, और बड़े बड़े की मौकों पे इंजर्ड रहे। और देन दे थॉट लेटर इन देयर स्टेज कैरियर में कि यार नहीं, मैंने अपना स्कोर करना है और मुझे जगह मिलेगी, वरना मैं नहीं खेल पाऊंगा। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग बोथ ऑफ देम, चंदीमाल एंड। अब उनको पता है कि वो स्कोर करेंगे तो टीम में है, वरना नहीं। तो ये थोड़े पीछे की बात होगी, लेकिन चंदीमाल शुरू से ही वो वनडे के प्लेयर थे। और जहां मेरा है उनको लग्जरी मिली, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उन्होंने ऐसे किया पिछले लास्ट सीरीज में, पाकिस्तान के खिलाफ भी जैसे टेलेंडर के साथ है उन्होंने अच्छे बॉल मारे और किया। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाबर की डिफरेंट इनिंग है, कि बाबर जरा वो हिट मारना और टेलेंडर के साथ मुश्किल, तो बड़ी ही शानदार बाबर की इनिंग थी। लेकिन दोनों ने बुरे बॉल किए, दोनों टीमों ने। क्योंकि मैं देखा नसीम शाह ने भी 3-3 4 खाए, जो अच्छे वनडे के बॉलर हैं। एंड वेरी बहुत ही ये डिफिकल्ट होता है कैप्टन के लिए फील्ड सेट करना टेलेंडर्स के लिए, कि वो अटैकिंग जाए, कि इसको सिंगल करा लें एक अच्छे बैट्समैन को, दूसरे को ले आए। इट्स क्वाइट अ ट्रिकी सिचुएशन। तो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि दोनों टीमों ने गंदे बॉल किए टेल एंडर्स को, जिसकी वजह से। जी डॉक्टर साहब, अब नसीम शाह को उसने बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी दी बैटिंग की, मतलब बाबर आजम ने, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि यार आउट ना हो जाए, लेकिन बाबर आजम उस नसीम शाह सरवाइव। तो 70 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की। तो डॉक्टर साहब, ओवरऑल अगर हम इस टेस्ट मैच का एक थीम देखें कि टेल एंडर्स ने वाकई ज्यादा रन किए हैं, टॉप ऑर्डर बैट्समैन थे। तो आप इसको, क्योंकि देखें दरमियान में नया गेंद भी आ जाता, तो आप ये भी नहीं कह सकते कि टेल एंडर्स को नया गेंद नहीं खेलना पड़ा, उन्होंने नया गेंद भी खेला। तो आप इसको ओवरऑल किस तरह देखते हैं कि अब आजकल हमारे एशियन टीम्स फिनिश नहीं कर सकते अच्छा बॉलर से? हाँ, मेरा ख्याल है कि ये बहुत आपने इसका आंसर कर ही दिया, बल्कि कि जो क्वालिटी ऑफ बॉलिंग है, इसको थोड़ा सा मंशा भाई ने भी टच किया, वो नहीं रही। जैसे हमारे शायद जहनों में ना एक चीज़ मुंतबिक हुई हुई है कि वसीम, वकार, शोएब, सकलैन, वो सारे के सारे, एक हटता है तो दूसरा आ जाता है।
तो वो टेल को यूं सफाई कर देते थे कि 20 रन के अंदर टीम आउट कर दी। मशहूर जमाना हमने इंडिया में देखा स्क्लैन ने, तो कैसे वो हमने वो टेस्ट जीता। तो मेरा ख्याल है कि अब वो जो है ना बॉलर्स के अंदर वो शायद कार्ट मौजूद नहीं है। वो ये नहीं देख पा रहे कि अब टेल खेल रही है या वही मेरा, जिस तरह मैं ओपन को बॉल कर रहा हूँ, मिडल ऑर्डर को बॉल कर रहा हूँ, उसी तरह वो टेल को भी बॉल कर रहे हैं। हालांकि टेल की साइकी बिल्कुल डिफरेंट होती है, उसने स्लॉग करना होता है, या अगर वो इसमें खैर एक थोड़ा क्रेडिट जो मंशा भाई ने भी थोड़ी सी बात की, वो ये है कि मेरा ख्याल है कि अगर नसीम शाह के साथ बाबर ना होते या चंदीमाल के साथ सॉरी जसूरिया के साथ चंदीमाल ना होते तो शायद ये यहाँ तक बात ना जाती। इत्तेफाक है कि दोनों इनिंग्स में एक साइड पे एक एक्सपीरियंस बैट्समैन खड़ा था। चंदीमाल भी काइंड ऑफ कैप्टन है, पुराने कैप्टन रह चुके हैं, बाबर तो खुद कैप्टन है। तो मेरा ख्याल है कि उनका साथ होना इटसेल्फ भी बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहा था टेलेंडर को, और साथ उसको ये भी मालूम था कि ये बर्डन मेरे पे नहीं है, मैं आउट हो भी जाऊं तो ऐसा ओके, आई डोंट केयर। तो इसीलिए वो उसको पता है कि रन मैंने नहीं करने, मैंने खड़े रहना है, रन दूसरे पार्टनर ने करने मेरे ने। तो मेरा ख्याल है कि इस वजह से भी काफी एडवांटेज रहा। और फिर दूसरी बात वही कि बॉलिंग ने मेरा ख्याल है कि वो राइट एरियाज में अटैक ही नहीं किया जो टेल का खास एरिया होता है। अच्छा डॉक्टर साहब और मंशा भाई, अब मुझे तो बहुत ज्यादा हैरानगी हुई ये जो अब्दुल्ला शफीक की बैटिंग देख के। हैरानगी इसलिए हुई कि ऑब्वियसली मैं स्पिनर्स के साथ काम करता हूँ स्पेशली कोचिंग में, तो जितना वो लेट खेल रहा था बैकफुट पे जाके, 2 फील्डर लेग साइड पे फील्डर करीब क्लोज एंड कैचिंग भी है, और उसका जो कॉन्फिडेंस था ना, यानी कि ही ऑलवेज लुक्ड on top of the ball, he always was in control। वो 2 फील्डर कैचिंग फील्डर के दरमियान में प्लेस भी कर रहा है, तो बड़ा कॉन्फिडेंटली, बॉडी लैंग्वेज एवरीथिंग। इन कॉन्ट्रास्ट अगर हम मोहम्मद रिजवान की बात करें या हमारे अजहर अली की बात करें, तो दे वर वेरी अनश्योर, लाइक वो उनको समझ नहीं आ रही थी कि आगे जाएं पीछे जाएं, बैट आगे रखें पीछे रखें। मतलब अगर अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो अब्दुल्ला शफीक हैज played probably one of the best test innings I've ever seen। आप लोगों को किस तरह लगा? हाँ, मेरे हिसाब से बहुत ही शानदार रनिंग थी, जितने वो इन एक्सपीरियंस है और जिस तरह खेले। तो वो जो आपने बात की ना, एक ऑफ ब्रेकर की बॉल को पीछे पहले उनका एक बैट एंड पैड एज लगा जो कि गया है जो पे शॉर्ट पे और कोई नहीं था वहां पे। तो उसके बाद उन्होंने पक्का फीडर लगा लिया और ऑफ ब्रेक को दोनों रमेश और नानजिया जो उनके हैं ऑलराउंडर वो भी करते रहे। तो वहां से अगर आप देखें, पीछे से देखें, इंडिया में भी अगर एश्विन कर रहा है या नेथन लाइन भी वहां गए और बहुत उनकी बॉल ग्रिप हो रही है और बाउंस मिल रहा है, तो राइट वे टू प्ले, जिस तरह पुजारा या और भी लोग इंडियंस खेलते हैं, ते फ्लिक तेज उसको फ्लिक करते हैं। उसको लेट तो खेलना है लेकिन आपने तेज खेलना है। यू डोंट हैव टू जस्ट पुट उसको बल्ला नहीं आप दिखा रहे, उसको उसको रोक नहीं रहे, आपने उसको तेज फ्लिक करना है कि वो फील्डर आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाता है। जैसे ही उसको वो आप खेलेंगे, उसको पीछे आएंगे आप खेलेंगे। और सबसे उनकी क्वालिटी ये थी कि वो लेट खेल रहे थे, जिस बॉल पे वो बैट एंड पैड है जो वो बिल्कुल सीधा खेल रहे थे। उसके बाद उन्होंने खेला उधर ही उसको, लेकिन लेट खेला और तेज खेला, जिसकी वजह से वो फील्डर आउट ऑफ क्वेश्चन हो गया। और आपने क्या बात की कि वो और दूसरा, सॉरी मैं नहीं भूल डॉक्टर गई। ने सवाल डॉक्टर साहब से भी यही हाँ था कि हाँ हाँ हैव वी इज ही समवन, बिकॉज़ मैंने इतना अच्छा टेस्ट इनिंग पाकिस्तानी किसी बैट्समैन को अपार्ट फ्रॉम यूनुस खान अपने रिसेंट टाइम्स में नहीं देखा। तो डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि हैव वी फाउंड अ जेम इन अब्दुल्ला शफीक? नहीं यार, थोड़ा सा सती भाई मैं थोड़ा ऑप्टिमिस्ट जरूर हूँ इस मामले में, होना भी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम हमारे, हाँ हमारी टीमों में ये आता है कि हम अर्ली कोई स्टेटमेंट दे देते हैं ना। तो अभी अब जैसे आपने कहा कि वो 6 टेस्ट अभी हुए हैं उसके, ठीक है, ही प्लेड वेरी वेल, नो डाउट, मतलब एक हिस्टोरिकल विन है पाकिस्तान की। लेकिन सोहेब मकसूद के साथ भी ये हुआ, हमने इसको लाए, हमने कहा इंजमाम आ गया, एक और इंजमाम आ गया। तो जो हम जो है ना कि वो ओवेशन स्टैंडिंग, बड़ी स्टैंडिंग ओवेशन सॉरी जल्दी दे देते हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ा उसको टाइम लेना चाहिए। बट ओवरऑल जो इस सिनेरियो में जो खेला वो नो डाउट कि वो बहुत बहुत अच्छा खेला, बहुत कॉन्फिडेंस से खेला। एक मजे की बात बताऊं, उन्होंने पाकिस्तान में फर्स्ट क्लास जो मैचेस है ना डोमेस्टिक, 2 खेले हुए, दैट्स इट जी। 2 उन्होंने पाकिस्तान ऐसे खेले हुए और बाकी सारे टेस्ट मैचेस तो तकरीबन 10 फर्स्ट क्लास मैच है, 11 फर्स्ट क्लास टोटल मैच है जी तो बिल्कुल। और वो क्योंकि पंजाब की सेकंड 11 से खेल रहे थे साल पहले अब आप देख लें कि वो सेकंड 11 में क्रिकेट खिला रहे हैं और माशाल्लाह ही इज गुड इनफ टेस्ट क्रिकेट। अच्छा दूसरी बात डॉक्टर साहब, हम ये देखेंगे कि टीम की कंपोजिशन, अब पाकिस्तान ने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए, ठीक है, और ऑब्वियसली मोहम्मद नवाज और फिर 2 जेन्युइन स्पिनर खिलाए और फिर आगा सलमान भी
क्योंकि पूरे बॉलर हैं वो, मतलब काफी बॉलिंग करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो पाकिस्तान ने एक तरह से 3 स्पिनर्स और 3 फास्ट बॉलर्स खिलाए, और उनमें से एक ऑब्वियसली जर्मन बैट्समैन था और एक ऑलराउंडर था। तो आप टीम कॉम्पोजिशन किस तरह देखते हैं? पहले हम बैटिंग की बात करेंगे कि क्या आगा सलमान की जगह बनती थी? उन्होंने 50 किया था वार्म अप मैच में, क्या उनकी जगह बनती थी? फवाद आलम, सऊद शकील, आप समझ लें कि सिंध के सारे ही इन्होंने बाहर बिठा लिए जो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स थे, इंक्लूडिंग अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर एज वेल। तो आप समझते हैं कि फवाद आलम, अगर आपने उनको ड्रॉप करना है तो ड्रॉप कर दें, टूर पे ना लेके जाएं, क्योंकि आई फेल्ट कि यहाँ पे उनकी जरूरत थी, क्योंकि उनका जयसूर्या जो ज्यादा तंग कर रहा था, इज अ लेफ्ट हैंडर, और लेफ्ट हैंडर वुड हैव प्लेड हिम मोर कंफर्टेबली। आप लोग किस तरह देखते हैं इसको? बैटिंग की पहले बात करते हैं, फिर बॉलिंग की बात करते हैं। मेरे ख्याल वंश भाई आप एड्रेस करेंगे पहले। जी आपने पूछा कि हमने सिलेक्शन में समझ रहे हो कि वो पीछे जी बैटिंग में आप देखें, आप किस तरह देखते हैं बैटिंग में सिलेक्शन सही हुई है? बैटिंग की सिलेक्शन बिल्कुल, अगर पिछली सीरीज आप देखें तो मेरा हाल है उसमें जो टेस्ट वो जीते, उसमें जयसूर्य का डेब्यू था शायद, और पहला ही मैच और 5 आउट कर गया। तो उसके बाद इन्होंने शायद वो मेरा हाल है, हम ऑफ द कैमरा भी बात कर रहे थे कि कुछ सारी बेसिस कवर करने की कोशिश की। उधर से नवाज को खिला लिया कि एक लेफ्ट आर्मर आ जाए, उधर से उसके साथ वो बैटिंग भी थोड़ी करता है, फिर हसन को भी खिलाया हुआ है, उधर से नसीम शाह को भी खिलाया हुआ है, और इधर से लेग ब्रेक अपना शाहजी को भी खिलाया हुआ है। लेकिन मेरे हिसाब से ये था कि थोड़ा सा अगर ये देखते तो बिल्कुल ऑफ द रिकॉर्ड मुझे कहा सती भाई ने कि फहीम अशरफ को जो है वो बिल्कुल चांस देना चाहिए था, और वो बिल्कुल मेरे ख्याल शायद उसी का तो मैच बनता था। आई डोंट नो कि नसीम शाह और ये दूसरा अपना हसन अली की जगह शायद वो अकेला खेल जाता तो इट्स वेल एंड गुड था। और अगर फिर मतलब ये इनको डर है कि हमारी बैटिंग भी कमजोर है और पीछे से भी एक वो नवाज होना चाहिए, तो फिर भी आखिरी इनिंग में देखे अभी बेशक 40-50 रन थे, तो फिर उन्होंने ऊपर उसको हसन अली को 3-4 छाड़े मारने भेज दिया। तो इट्स नॉट लाइक कोई कॉम्पिटेंट तरीका नहीं है, उधर ही नवाज को भेजें, 5वें पे नवाज को भेज दें। रिजवान को मेरा हाल है जहाँ भेजा शायद नवाज भी आ सकता था, क्योंकि खब्बा ही ज्यादा तंग कर रहा था बहुत ज्यादा। तो मतलब एनीवेज ये तो मतलब आप कितने प्रोएक्टिव हैं, ये कैसे देख रहे हैं, या कौन से सीनियर की जगह आप किसी को भेज रहे हैं, तो कोई अपना नंबर तो नहीं देता। तो ये तो मसाइल शुरू से हैं, लेकिन मेरे हिसाब से शायद सिलेक्शन और बेहतर हो सकती थी। और थोड़ी सी बैटिंग के हिसाब से जैसे सती भाई ने कहा कि अगर सलमान नए थे, और मेरा हाल है एक नए लड़के को थोड़ी सीधी विकेट पे चांस देना चाहिए और अपने होम ग्राउंड पे देना चाहिए। एनीवेज अगर वहां से तो वहां वैसे ही खब्बे फवाद को रेनन का साउथ शकील नीचे ले आते, खब्बा था मेरा लिए उनके लिए इजी होता। मतलब सिंपल आप सिलेक्शन देख लें कि उनके पास कौन सा प्लेयर तंग कर रहा है। तो वो जो रमेश उनके थे ऑफ स्पिनर, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कुछ आउट किए, पर मेरा नहीं हाल वो इतने थ्रेटनिंग थे कि वो जिसके लिए आप जो है वो नीचे से भी एक राइट हैंडर 5वें 6वें पे खिला रहे। सच में मैं उसमें थोड़ा एडिशन करूंगा कि मैं ठीक है सिलेक्शन में कुछ क्वेश्चंस हैं। मतलब जैसे बॉलिंग में आपने कहा कि बाद में बात करेंगे, पहले बैटिंग की बात कर लेते हैं। उसमें जब पहली इनिंग भी आप देखते हैं, दूसरी भी देखते हैं कि 2 आउट है, और जब आप वो क्रिक इन्फो पे जाके नीचे देखते हैं कि येट टू बैट में आगे रिजवान का नाम लिखा हुआ है। तो अभी आपके सिर्फ 2 पवेलियन में लौट के गए हैं, तो आपके सारे बैटिंग स्ट्रेंथ खत्म हो चुकी है, यानी कि कीपर आपका वेट कर रहा है बैटिंग पे आने के लिए। तो यह क्वेश्चन मार्क तो बनता है ऑफकोर्स, जब आप टेस्ट खेल रहे हैं, आप 4 बैट्समैन और वो भी बल्कि 3.5 बैट्समैन के साथ खेल रहे हैं, तो इट्स रियली टफ कॉल। लेकिन अगर दूसरे हाथ हमने एक ही बात में हम कंट्रडिक्शन भी कर रहे हैं एक बात की कि जहां अब्दुल्ला शफीक को 2 फर्स्ट क्लास के बाद हमने चांस दिया और उसने परफॉर्म कर दिया, तो इसी तरह अब जैसे आपने कहा कि आगा सलमान ने 50 किया साइड मैच में, 50 किया, और उसके अलावा उसकी जो फर्स्ट क्लास की एवरेज है वो 38 है, लिस्ट ए की भी 32 के आसपास है, जो बहुत आउटस्टैंडिंग तो नहीं है लेकिन बुरी भी नहीं है एज अ ऑलराउंडर। ठीक है, वो वहां पे बॉलिंग में क्लिक नहीं किए, बैटिंग में भी क्लिक नहीं किए, लेकिन आई थिंक के चांस तो बहरहाल बनता है, कहीं ना कहीं तो आपने किसी ना किसी को चांस देना होता है। एक साइड पे हम बहुत ही क्वाइट यंग अब्दुल्ला शफीक को चांस दे रहे हैं बगैर खेले हुए, तो दूसरी तरफ अगर एक्सपीरियंस्ड है प्लेयर और वो परफॉर्म भी कर रहा है तो उसका चांस तो बनता है। हाँ, यूं कह सकते हैं कि वो अनलकी रहा कि उसको दोनों साइड से परफॉर्म वो नहीं कर सका, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी, पर चांस देना इतनी बड़ी गलती नहीं है। हाँ, जो बात असल क्वेश्चनेबल है ना, वो मेरा ख्याल आगा सलमान का इंक्लूजन नहीं है, उससे बड़ा है सवाल के नीचे जो मुंशा ने बात की कि नसीम शाह और हसन अली दोनों का
एक मुतबादल देना चाहिए था हमें, और वो फ़हीम अशरफ ही बेस्ट था। और रिसेंट पास्ट में फ़हीम अशरफ ने बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, इंग्लैंड में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हुआ है। तो आई थिंक कि उसकी जगह ज़्यादा बेहतर अंदाज में बनती थी। और इन दोनों को अगर हम एक्सक्लूड करते हैं, फ़हीम अशरफ इन होता है, तो वहाँ पे एक बैट्समैन की जगह क्रिएट हो जाती है, जो फवाद आलम पहले एक अरसे से खेल रहे हैं। नहीं तो शौर मसूद ने PSL से लेके गो के वो कंपैरिजन तो नहीं बनता T20 का उससे, बट जिस कॉन्फिडेंस के साथ बैटिंग की, क्योंकि उसी परफॉर्मेंस पे हमने वनडे में देखा, क्योंकि देखे तो इमाम की भी टेस्ट में तो परफॉर्मेंस नहीं है, उसने भी वनडे की परफॉर्मेंस पे ही वो टेस्ट में इंक्लूड हुआ है। तो सेम अगर पैटर्न रखे तो फिर शौन मसूद की भी जगह बनती थी, या फवाद आलम को खिलाया जा सकता था। मेरे ख्याल में और ये कॉम्बिनेशन ज्यादा बेहतर बनता था। इसी तरह मैं कह दूं कि श्रीलंका के बैटिंग की पहले बात हम करें, पाकिस्तान श्रीलंका की बैटिंग में भी पीछे उनका मैथ्यूज और चंदीमाल और ये कुशाल मेंडिस और करुणा रत्ने, उनके जो कैप्टन, यही टॉप 4 में बहुत ज्यादा स्कोर हुआ। चंदीमाल ने 200 भी किया, तो वो भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ आए। उनके भी कुछ जो स्पॉट्स हैं, एक ओपनर का स्पॉट है, एक छठे का स्पॉट है, वो भी उसी तरह वनरेबल है। और रोशन डिकवाला ने भी स्कोर किया, कीपर ने उनके। तो वो भी कुछ उनके पक्के बंदे हैं जो आगे पीछे नहीं हो सकते, लेकिन कुछ लोगों, कुछ स्पॉट उधर भी उनके भी हैं जिन पे वो चेंजेस ऑस्ट्रेलिया के बाद भी लाए, और मेरा हाल है शायद बाद में भी दूसरे टेस्ट में भी लाए। अच्छा, अब डॉक्टर साहब एक एक एपिसोड लंबी हो जाएगी, लेकिन एक बड़ा आपसे बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि इमामुल हक का डिसमिसल, कीपर ने बॉल पकड़ी, फिर 2 दफा हाथों को साइड पे हिलाया, यानी कि जिस तरह कीपर नॉर्मली कैजुअली करते हैं, और उसके बाद इमामुल हक अपना क्रीज में गार्ड लेने को थोड़ा सा एडजस्ट किया तो उन्होंने आउट कर दिया पीछे से। तो अंपायर ने तो आउट दे दिया, क्योंकि थर्ड अंपायर ने आउट दिया, तो ऑब्वियसली अंपायर का भी टाइम था उसके पास। ही कुड हैव थॉट ऑफ लाइक अदर थिंग्स एज वेल, बॉल डेड हुआ है या नहीं हुआ, प्लेयर का रन लेने का भी इंटेंशन नहीं था, और कीपर ने थोड़ा प्रिटेंड प्ले किया थोड़ी देर के लिए। तो एज एन अंपायर आप इसको किस तरह देखते हैं कि डिसीजन सही था? Obviously it's against sportsman spirit, we all know that, लेकिन एज अ अंपायरिंग रूल बुक के हिसाब से आप क्या कहते हैं? नहीं, रूल बुक में मेरा ख्याल है कि बड़ी क्लियर कट इंटरप्रिटेशन है उसकी डेड बॉल की। तो ये डेड बॉल के ज़मरे में ही आता है कि क्या अगर बॉल इन प्ले है तो फिर तो आउट है। तो डिफाइन हमने ये करना है कि वो इन प्ले बॉल है या नहीं है। नहीं, बिल्कुल। तो इस सिनेरियो में हमें डेड बॉल की डेफिनेशन देखना पड़ेगी। तो डेड बॉल की डेफिनेशन यही है कि बहुत सारी और सिनेरियोज के साथ साथ एक ये भी है कि बॉल इज कंसिडर्ड टू बी डेड व्हेन इज फाइनली सेटल्ड इन द हैंड्स ऑफ कीपर। तो फाइनली सेटल्ड का मतलब यही है कि जब इंटेंशन हर एक की क्लियर हो जाती है, ठीक है, उसके हाथ में सेटल हो गया बॉल, इंटेंशन उसने भी देख ली कि बैट्समैन की इंटेंशन नहीं है, ना तो वो आगे जाके प्ले कर रहा है, ना वो रन लेने के लिए जा रहा है, कुछ भी ऐसा बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मेरा ख्याल है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को अगर साइड पे भी रख दें थोड़ी देर के लिए, तो जो रूल है उसके मुताबिक उसको बॉल डेड हो चुका था। ये मेरा अपना जाती ख्याल है एज एन अंपायर। तो वो बॉल डेड हो चुका था, तो डिक वेला ने जो टाइम लिया उसको थोड़ी देर के बाद उसको वेट किया कि वो पाँव उठाए और मैं आउट करूं, तो आई थिंक कि वो आफ्टर द गेम था, वो आफ्टर द गेम। मैं अगर सती भाई इसको लूं तो मेरा है ये, शायद जब तक वो डेड बॉल है वो बैट्समैन की अवेयरनेस की बात है। सो मेनी टाइम्स इवन द बेस्ट ऑफ द कीपर्स, इवन धोनी, they collected the ball and they waited, right, while the batsman is moving. They are just moving because they are not like वो paying attention नहीं कर रहे कि बॉल कहाँ है, कीपर से मिस होगी, कीपर के हाथ पे है। I know it's umpire decision, but still Amam was moving and that is why I think it's out. ठीक है, आपका खैर अपना ओपिनियन है, लेकिन ये कि मूविंग के अंदर एक इंटेंशन तो बहरल है ना, क्या मूव किस पैटर्न पे कर रहे हैं। हाँ, अगर तो आप मूव फॉरवर्ड जाके आपने बॉल को डक करने की कोशिश की या हिट करने की कोशिश की, तो वाइल आप क्रीज से बाहर चले गए, तो देन आप मूव करके वापस आ रहे हैं, यस यू आर राइट, ठीक है। आप इम्बैलेंस, अभी तक आप सेटल ही नहीं हो पाए क्रीज में कि आप मूव आगे कर रहे हैं आप। हाँ, मैं इसको इम्बैलेंस देखता हूँ कि अभी आप सेटल ही नहीं है, कि आप अगले पाँव पे हैं, पिछले पाँव पे हैं, जी, then you are moving and you are not aware where the ball is. So it's still debatable, I think. इस केस में वो मूविंग नहीं थे, वो उस इमाम का पांव ऑलरेडी क्रीज के अंदर था, यानी कि डेड बॉल होने के बाद भी उसका पांव अंदर था। उसके बाद उसने अपने जिस्म की बैलेंस करने के लिए जो भी एक नेचुरल जो मूवमेंट है उसके मुताबिक उसने पांव उठाया। उस पांव उठाने में कोई ऐसी इंटेंशन नहीं थी कि वो पांव उठा के रन लेने के लिए भागने लगा। तो आई थिंक के स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से पहले ये रूल की एप्लीकेशन है। तो क्योंकि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट तो हर एक से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो करता है या नहीं करता, ये तो उसकी अपनी फिर सवाबदीद पे, उसकी डिस्क्रेशन पे आ जाता है ना।
वो कर सकता है तो कर लेता है, लेकिन रूल खुद ही कहता है कि ये डेड बॉल है। अगेन दिस इज माय ओपिनियन एज एन अंपायर। चलें वो तो देखते हैं। अच्छा इसको वाइंड अप अगर हम करें अगले टेस्ट मैच के लिए आप बैटिंग में क्या चेंजेस देखना चाहेंगे और बैटिंग ऑर्डर आपके ज़हन में क्या होना चाहिए? मंशा भाई पहले। अब मेरा ख्याल है शायद वो अब्दुल्ला अगर स्कोर ना करते तो शायद वो बाहर होते, शायद उसकी जगह दूसरा खेल लेता कोई, लेकिन अब्दुल्ला तो अब है ही है और इमाम अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो वही रहेगा मेरा ख्याल है। वो आगा सलमान वाला स्पॉट ही है जिस पे थोड़ी नहीं डिबेट हो नहीं, सकती लेकिन है। आप रिजवान को फिर 5वें पे ही खिलाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि वो जो उन्होंने लास्ट ईयर वो प्लेयर ऑफ द आईसीसी प्लेयर ऑफ द वो बन गए हैं आईसीसी के, तो फिर मेरा हाल विद दैट एक्सपीरियंस दे डोंट थिंक सो कि लाइक इट्स अबाउट टेक्निक और समथिंग, इट्स अबाउट द विकेट। वो आई थिंक सीनियरिटी बेस पे भी शायद उनका वो, और मेरा हाल शायद रिजर्व भी करते हैं नंबर, लेकिन शायद वो अभी उनको हटाना उधर से चेंज करना मुश्किल है, कुछ फेलियर्स के बाद हो सकता है, अभी नहीं। और अगर सलमान का नंबर जो है उस पे है, आपको पता ही है कि डिबेट है, वो कोई लेफ्टी ला सकते हैं या साउथ शकील या नीचे करके खिला सकते हैं। और बॉलिंग में तो यकीनन हमने पहले बात कर ली। शाहिन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गए एक तो हाँ। अब भी है कि बायर हारिस रऊफ बैठे हुए हैं, क्या नाम है अपने वो बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं, या फिर नसीम शाह और इन दोनों को खिला लें और तीसरा साथ में उसको खिला लें, क्या कहते हैं, फहीम अशरफ को बॉलिंग में। डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है हारिस रऊफ तो आएगा, अगर शाहीन बाहर जाता है। आई डोंट नो कि उसकी इंजरी किस लेवल की है कि वो टेस्ट खेल पाएगा कि नहीं खेल पाएगा, लेकिन अगर ज्यादा इंजर्ड है, वो नहीं खेल पाते, तो फिर तो हारिस रऊफ तो मेरा ख्याल है वैसे भी इन आता है, हसन अली की जगह पे भी इन आता है, और सेकंडली नसीम शाह की जगह बल्कि पहले इन आता है। तो बाकी अगर डिबेट है तो फिर वो ये हो सकती है कि हसन अली की जगह पे फहीम अशरफ को खिलाया जाए, क्योंकि मोर और लेस वो इतनी बॉलिंग कर लेते हैं, और फिर बैटिंग का प्लस भारत एडवांटेज है सही। गो कि मैं जाती तौर पे ऑलराउंडर्स का टेस्ट क्रिकेट में बिल्कुल भी कायल नहीं हूँ, ये स्पेशलिस्ट की गेम है, और 100% अगर स्पेशलिस्ट हो तो वही बेहतर है। 5 बैट्समैन, 5 छठा कीपर और बाकी 5 बॉलर, 2 स्पिनर, 3 फास्ट, या अदर वे राउंड आप कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पिच। ठीक है, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल में यहाँ इंक्लूजन फहीम अशरफ की और हारिस रऊफ की तो क्लियर कट बनती है। अच्छा डॉक्टर साहब आपने हारिस रऊफ का कहा, तो उनका बड़ी लिमिटेड फर्स्ट क्लास क्रिकेट उन्होंने खेली हुई है और वो एज अ रेड बॉल स्विंग नहीं करते, तो ऑब्वियसली ये विकेट थोड़ी सी डिफरेंट है। हो सकता है कि आपको इतना स्विंग की जरूरत, आउट एंड आउट पेस हो सकता है टेल एंडर्स को डरा के आउट कर लें तो क्या कहते हैं, लेकिन जो विकेट्स में लग रहा है तो वो ऐसे ही लग रहा है 4-5 सेकंड इनिंग में, तो 4-5 ओवर से ज्यादा जो है ना वो आपका तीसरा फास्ट बॉलर नहीं करता। तो आप क्या समझते हैं कि 2 फास्ट बॉलर से, क्योंकि आई नो कि हमारे पास नवाज खेल रहे हैं, हाँ, कोई चांस है नुमान अली का इन करने का किसी तरह, डॉक्टर साहब और मंशा भाई? अगर बीच में कोई साइड मैच है 100 कर लें मेरा हाल है, तो फिर ही शायद कोई नुमान अली 100 कर लें आउट ना करे 100 कर यानी कि फिर एज अ बैट्समैन खेलें वो। नहीं, वो ऑलराउंडर के रूप में जिस तरह अगर वो रिप्लेस करना क्योंकि है आप देखिए नवाज नवाज ने को। 5 आउट कर लिए हैं तो नवाज को तो हटा नहीं सकते, सही है। Yeah. तो इज इट हर्टिंग वैसे लाइक, क्या ये बुरी बात है कि जिस तरह एक दफा ऑस्ट्रेलिया ने 2 लेग स्पिनर खिला लिए थे फॉर एग्जांपल, आई एम जस्ट सेइंग, शेन वॉर्न जी और जी मैकेल को इकट्ठा भी खिला लिया था, हम्म। तो ये क्यों बुरी बात है कि हम 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खिला लें? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बुरी बात नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जो मैच था वो श्रीलंका की पॉकेट में था, पाकिस्तान जीता नहीं, वो हारे। क्योंकि अगर आप सेकंड इनिंग्स में देखें, फर्स्ट चेंज पे नवाज को लेके और फिंगर स्पिनर की बॉल इतनी ग्रिप होके ब्रेक हो रही है, और उधर से हमारे लगी शाह जी की बॉल ड्रिफ्ट हो रही है, ब्रेक हो रही है। 345 करवा देना मेरा हाल है शायद श्रीलंका ने करवाया है। वैसे मतलब कोई भी बॉलर होते, वो तो रविंदर डिसिल्वा और वो सनत जयसूर्या भी यहाँ पे करके, तो मेरा हाल है वो ना हिलने देते। अच्छा, खैर इसमें वैसे एक क्वेश्चन मेरे दिल में आ गया दोनों से भाइयों से कि वो इसमें जो नाम जरा अब्दुल्ला शफीक की इनिंग में 6 चौके हैं, सिर्फ एक छक्का है। 7 चौके हैं 7 चौके, हाँ जी। शायद आखिरी भी है, हाँ लास्ट ओवर। 7 चौके हैं 150 की इनिंग में, 160 की इनिंग में, जो कि आमतौर पर टेस्ट क्रिकेट में ऐसा देखने में कम आता है, क्योंकि फील्ड ऊपर होती है तो चौके ज्यादा लगते हैं, और टेस्ट क्रिकेट की साइकी भी ऐसे ही है। तो क्या इसमें करुणारत्न ने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर गया कि उसकी फील्ड प्लेसिंग गलत थी, उसने ऊपर रखने की बजाय फील्ड पीछे रखी हुई थी, जिसकी वजह से सिंगल डबल ज्यादा बनते गए, तो शायद इस वजह से उनको रन बनाने का चांस मिला और बाउंड्रीज बहुत कम लगी।
फील्ड प्लेसिंग, आई मीन फील्ड प्लेसिंग इज अ क्वेश्चन बेसिकली। एक्चुअली हाँ, मैं एक मैच मेरे साथ वो मेरा कजन वो देख रहा था, तो ही इज नॉट दैट मच इनटू क्रिकेट, बट उसने देखा स्कोर अब्दुल्ला को, नीचे बॉल्स देखी 329 बॉल्स। वो मुझे पूछ रहा है हाउ मेनी ओवर्स, मैंने कहा 6 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 50 ओवर्स अकेला ही खेल गया। एक्चुअली यही तो उसका कंपोजर था। ये ड्यूरिंग दैट इनिंग, आई डोंट नो हाउ मच लाइक टोटली उसने बॉल He फेस ended up की। playing 70 overs, almost 70 ये overs. राइट, सो वो ये उसका कंपोजर था। और मेरा हाल है वो जो उसकी शॉट्स थी वो बड़ी कैलकुलेटेड। मैं आगे इनसे बात कर रहा था ऑफ द कैमरा सती भाई कि कैसे खेलना चाहिए था, जयसूर्य को निकल के खेलना चाहिए था, उसकी लेंथ को डिस्टर्ब करना चाहिए था। क्योंकि मेरा नहीं हाल, बाबर के अलावा हमारे में कोई कवर से इनसाइड आउट शॉट मारता है, बाकी हम सारे बॉल को अंदर लेके मिड ऑन मारते हैं, मिड विकेट मारते हैं। मेरा हाल है शायद बाबर ही है जो उसको एक दो उसने कवर से मारी भी दोनों इनिंग्स में, राइट, कवर के ऊपर। तो ऐसे प्लेयर को लेफ्ट आर्म को जब आप कवर के ऊपर से नहीं मारेंगे निकल के, तो ही इज कीप ऑन बॉलिंग एट दैट लेंथ, कीप ऑन बॉलिंग हिटिंग दैट लेंथ, राइट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्ले। तो मेरा हाल अब्दुल्ला ने जब उसको 2-3 मारे भी, तो वो भी एक उन्होंने ऑफ ब्रेकर को मारा और इसको जगह बना के उसने थोड़ा सा मारा, लेकिन मारा सामने ही। तो एक्चुअली लाइक इस तरह भी आप साइकिल से खेल सकते हैं कि आप बॉलर को निकल के कुछ खेलें ताकि उसको पता लगे वो लेंथ चेंज करे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसको इस तरह मैं कहूंगा कि ये इंडिया ने स्टार्ट किया था, इन एंड आउट फील्ड इसको कहते हैं। सो इन एंड आउट फील्ड में ये होता है कि अगर आप रोक रहे हैं तो, क्योंकि उसमें ना आप जो ड्राइव स्ट्राइक्स आपको अच्छे लगते नहीं है ना, या तो आपने हिट मारना है या आपने लेट खेलना है ना। तो इन एंड आउट फील्ड ये इंडिया ने ज्यादा स्टार्ट की थी। मैं एक न्यूजीलैंड के प्लेयर है जेम्स मार्शल, हेमिश मार्शल, टेस्ट क्रिकेटर है पुराने, उनसे एक दफा बात कर रहा था। तो वो ए टीम का न्यूजीलैंड टूर करके आए ना उधर से। तो वो स्पिनर्स को न्यूजीलैंड आपको पता थोड़ा सा पता, वो कहते हैं यार हमारी समझ में नहीं आती कि मिश्रा बॉल कर रहा है, 4 फील्डर ऊपर है और 4 पीछे यानी कि 4 ऊपर है और 4 बाउंड्री पे। तो वो ये कह रहा था कि वी हैव नेवर सीन दिस बिफोर, राइट, क्योंकि हमारे लिए होता है कि 4 ऊपर है तो मिड ऑफ ऊपर है तो आपने निकल के ऊपर से मार दी। तो और अगर आप निकल के सिंगल लेने जाते हैं तो समझ लें कि आपका चांस है ना। चांस है, तो वो ये हमारे एशियन कंडीशंस में जहाँ पे बॉल टर्न कर रहा होता है ना, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड अटैकिंग फील्ड के इन एंड आउट। क्योंकि जब आपने आधा शॉट मारा ना तो सर्कल दबा लेंगे आप, ठीक है, लेकिन आपके बाउंड्री में फील्डर होगा तो वो सर्कल को रोक लेगा ना। तो एक जो फील्डर है उन्होंने जो कवर पॉइंट पे रखा हुआ था, मेरा ख्याल है वो उन्होंने शायद डिफेंसिव फील्ड थी। बाकी जो उन्होंने पीछे आगे पीछे किए हुए थे मेरा ख्याल है वो आइडियल थे। अब्दुल्ला शफीक, मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ हूँ अब्दुल्ला शफीक की मेच्योरिटी से, एंड दैट्स व्हाट आई फील लाइक आई हैवंट सीन अ बेटर टेस्ट इनिंग्स इन माय सॉर्ट ऑफ इन कंडीशंस में, कि वो 2 फील्डर उन्होंने शॉट में रखे हुए हैं। अब्दुल्ला शफीक आराम से उनके दरमियान में प्लेस कर रहा है एंड ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। उसने कोई एटलीस्ट 25-30 शॉट्स उनके दरमियान में खेले, समझ रहे। बाकी हमारे जिस तरह अजहर अली हो गए और रिजवान हो गए तो दे आर पैनिकिंग, लाइक यू कैन सी कि उनको समझ नहीं आ रही क्या कर रहे हैं वो। तो जो डॉक्टर साहब आपकी बात जहाँ पे आई, तो मेरा ख्याल है कि जो एक फील्डर उन्होंने कवर स्वीपर रखा हुआ था ना, वो बुरे बॉल के लिए रखा हुआ था, वो नहीं रखना चाहिए था। जो बाकी उन्होंने ऑन साइड की फील्ड रखी हुई थी ना, इन एंड आउट, तो आई थिंक इन कंडीशंस में वो परफेक्ट है। आपने देखा इसके कैच भी ड्रॉप हुआ पीछे, जी बिल्कुल हुआ, ठीक है। तो इन एंड आउट फील्ड में ये होता है कि आपसे ना वो सिंगल आराम से लिया नहीं जाता, तो आपको हिट मारना पड़ता है। तो हिट मारेंगे तो बाहर जाएगी बॉल, तो बाहर के लिए उन्होंने बंदा रखा हुआ था। अगर आप रोकते हुए थोड़ा मिस जजमेंट करेंगे तो 3 बंदे आपके बैट के आसपास है ना। तो आई थिंक अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट फील्डर, कवर पॉइंट पे उन्होंने पीछे बंदा लिया हुआ था। आई थिंक दैट्स नेगेटिव। अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक ओवरऑल इट वाज प्रीटी गुड। क्योंकि यानी कि करुणा रत्ने की गलती इतनी नहीं थी जितना अब्दुल्ला शफीक का कमाल था। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, इसलिए मैं बहुत इंप्रेस हुआ उनसे। क्योंकि जब नया स्पेल बॉल करने आए तो शायद उसको पीछे डीप पॉइंट देके, डीप कवर देके 2 ओवर करके कि गंदा बॉल उससे ना पड़ जाए, शॉर्ट ना पड़ जाए। तो फिर उसको जैसे वो इतने कमाल बॉल कर रहा है तो पूरी फील्डर ऊपर लगानी चाहिए, सिंगल का तो कोई सवाल उधर पैदा ही नहीं होता। और जहां भी मैं कह रहा हूँ ना कि चांसेस हर टाइम श्रीलंका को मिले, जब बाबर आउट हुए फिर फौरी एक कवर पे कैच आगे गिरा और रिजवान ने स्वीपें और इधर उधर की ट्राई की, तो वो बड़ा क्रूशियल मौके आते रहे श्रीलंका के पास। लेकिन फॉर्चुनेटली अब्दुल्ला बहुत ही कूल एंड काम रहे और हम मैच जीत गए। चलें नाजरीन, इस एपिसोड को हम वाइंड अप करेंगे। तो क्या कहते हैं, अगले टेस्ट के लिए डॉक्टर साहब और मनशा भाई ने मेरे ख्याल है कि बैटिंग में क्या चेंज करेंगे आप लोग और बॉलिंग में क्या चेंज करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी तो चले गए। और अगर मैं श्रीलंका की तरफ से देखूं तो लकमल उनके रिटायर हो गए, तो वो जो रजीता नया वो लड़का उन्होंने खिलाया, उनके पास अभी इतनी ऑप्शंस नहीं है।
लेकिन आई स्टिल थिंक कि मतलब वो अच्छे बॉलर हैं और अच्छी गेंद कर रहे हैं, फास्ट बॉलर उनके। मेरा ख्याल है सतीश साहब, सलमान को एक चांस देना चाहिए। जब दिए ये चांस तो फिर इतना तो दें कि वो कम से कम घर भेजने से पहले जवाब तो हो ना आपके पास। एक टेस्ट ना काफी है। हाँ नहीं बिल्कुल। अब देखें सलमान ने, अगर आपने देखा नहीं देखा, उसने आते ही रिवर्स स्वीप मारा और बड़ा आला मारा। मतलब ही इज नॉट अ बैड, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल थे ना, और जिन कंडीशन में खिलाया, तो मेरे ख्याल है उसके साथ जाती है कि कितना टफ सिचुएशन में उसको मैच खिलाया। ये इस तरह है कि वो होपफुली उसको चांस बिल्कुल दोबारा मिलना चाहिए। अगर हम बैटिंग की बात करें तो फिर अगर आप रिजवान को छठे पे कर दें और उसको सातवें पे कर दें, और फिर फवाद आलम को स्लॉट इन कर लें पांचवें छठे सातवें में, इनमें से एक पे, तो फिर ये है कि आप एक फास्ट बॉलर कम कर लें। या क्यों बिल्कुल फहीम अशरफ आ जाए शाहीन शाह अफरीदी की जगह, नसीम शाह को ड्रॉप कर लें और इसको खिला लें। एक ये ऑप्शन है आपके पास। नसीम शाह को खिला के और उनमें से हसन और फहीम में से खिला। हसन और फहीम में इस तरह भी कर लें, इस तरह कर लें। यही बेहतर ऑप्शन मिलती है। तो चलें अगर शहीन जाएंगे बाहर, हारिस तो आएंगे बेशक, वो जैसा भी परफॉर्म करें, वो तो ज़ाहिर है फास्ट के साथ फास्ट ही रिप्लेस करेगा। बेशक राइट लेफ्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन मेरा ख्याल हारिस आएगा। डॉक्टर साहब आई स्टिल थिंक कि अगर शहीन जाते हैं तो सिर्फ नसीम को रहने दें और हारिस को ना खिलाएं, और फहीम और हसन में से बहुत बर्डन आ जाएगा नसीम पे। छोटा बच्चा है अभी वो, बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा। पूरी टीम का बर्डन, 20 विकेट का बर्डन होगा उस पे। लेकिन असल में डॉक्टर साहब नसीम शाह जो है ना, वो सीम पोजीशन उनकी थोड़ी बेहतर है। जो टेल एंडर को शायद उतना अच्छे बॉल ना कर सके, लेकिन हारिस रऊफ जो है ना, वो स्विंग नहीं करेंगे इतनी, तो वो आउट एंड आउट पेस है। तो आपकी बात सही है, हो सकता है कि वो टेल को खा जाए, लेकिन टू रिप्लेस शाहीन शाह अफरीदी इट्स अ ह्यूज टास्क एनीवेज, लाइक, क्योंकि हमारे पास कोई और बॉलर है नहीं इतना अच्छा जो स्विंग करता हो। एक वैसे अमीर हमजा है, लेकिन वो उन्होंने सिस्टम में रखा ही नहीं हुआ उसे, पाकिस्तान को पता नहीं क्यों नहीं रखा हुआ। तो उसके अलावा हमारे पास कोई जेन्युइन स्विंग ऑप्शंस इतनी है नहीं। फहीम अशरफ शायद की बात कर रहे हैं जी, लेफ्ट आर्मर अमीर हमजा की बात कर रहे हैं। जी बहुत ज्यादा बॉलर है, स्विंग बॉलर, बड़ा अच्छा स्विंग बॉलर है। लेकिन ये कि वो सिस्टम में ही नहीं है ना अभी। तो अब जो टीम में हमारे पास रिसोर्सेज हैं, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि हारिस रऊफ को खिलाना चाहिए। मेरी ओपिनियन ये है कि फास्ट बॉलर 2 खिला लें, और साथ में फहीम अशरफ को तीसरा अगर खिलाना तो इस तरह कर लें। और मंशा भाई क्या कहते हैं? नसीम शाह, फहीम अशरफ, हाँ जी, और हसन अली। ये मैं कह रहा हूँ अगर ये मतलब सेफ खेलना चाहते हैं तो दैट्स ओके। एक्सपीरियंस भी हो। हसन अली ने बैटिंग भी तो करनी है ना छठे नंबर पे नवाज के ऊपर, तो इसलिए इसको खिलाना तो पड़ेगा। नहीं तो चले नाजरीन, देखते हैं, और क्या कहते हैं, इंशाल्लाह हम मैच के बाद एक दफा फिर आपके लिए हाजिर होंगे और कवर करेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा हमारी तरफ से। अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह हाफिज। थैंक यू।